हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी चैप्टर 8 कह लीजिए या यूनिट 8 कह लीजिए, ये वाली यूनिट हमारी चल रही है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और इसमें भी हम आज टॉपिक पढ़ेंगे चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। कौन कौन से जो सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के, उसमें क्या क्या चॉइस हो सकती है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इससे पहले 2 वीडियोज़ इस टॉपिक पे ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उनको ज़रूर देखना। सीक्वेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको कोई भी यूनिट या चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए समय ख़राब ना करते, हम पढ़ाई की ओर चलते हैं। हम पढ़ रहे हैं चॉइस ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अ बिजनेसमैन कैन रेज फंड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज बाय वे ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, retained earnings, issue of debentures, loan from financial institutions and commercial banks, public deposits etc. तो इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कौन कौन से सोर्सेज होते हैं बिजनेस फाइनेंस से, इससे पहले मैंने लास्ट वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिएगा। अब हम पढ़ रहे हैं कि एक बिजनेसमैन बहुत सारे सोर्सेज से जो फंड है वो अरेंज कर सकता है, रेज कर सकता है, जिसमें इशू ऑफ शेयर आता है, रिटेन अर्निंग्स आती है, इशू ऑफ डिबेंचर, लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक, पब्लिक डिपॉजिट, हर चीज़ इसमें आती हैं। ईच ऑफ देम आर हैविंग इट्स ऑन मेरिट एंड डिमेरिट। इनके सबके अपने कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, सबके जितने भी सोर्सेज ऊपर बताए गए हैं। द एंटरप्रेन्योर हैव टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर चॉइस बेस्ड ऑन द सिचुएशन एंड पर्पस। तो डिपेंड करता है कि जो भी एंटरप्रेन्योर है किस हिसाब से वो डिसीजन ले रहा है, उसको किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, कितने टाइम के लिए चाहिए, उसकी सिचुएशन कैसी है, ठीक है, उसका पर्पस क्या है। तो सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं, ये वेरी फर्स्ट है रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स होते हैं जितने भी कंपनी के लास्ट ईयर्स के प्रीवियस प्रॉफिट्स जो बटे हुए होते हैं उनको कंपनी के जो प्रॉफिट्स होते हैं बिना बटे हुए जो बच जाते हैं, रह जाते हैं, तो वो रिटेन अर्निंग्स होते हैं। जो कंपनी के लास्ट ईयर्स के प्रॉफिट हैं उसको रिटेन अर्निंग कहते हैं, या इसको प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स भी बोला जाता है। प्लफिंग का मतलब होता है एक तरह से इन्वेस्ट करना, लगाना, पुराने प्रॉफिट्स को दोबारा लगाया जाता है, इनको कंपनी यूज़ कर सकती है। तो ये भी फाइनेंस सोर्सेज का फंड रेज करने का एक सोर्स है। पढ़ते हैं इसके बारे में क्या होता है। रिटेन अर्निंग्स यूजुअली पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू द रिजर्व। वो प्रॉफिट का हिस्सा जो रिजर्व में हमारा ट्रांसफर होता है, एवरी ईयर हम डालते रहते हैं, एंड इट कैन बी रिटेन्ड और री इन्वेस्टेड इन द बिजनेस फॉर इट्स मॉडर्नाइजेशन, एक्सपेंशन एक्सेट्रा। तो जनरल रिजर्व का वो हिस्सा जो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपने एक तरह से प्रॉफिट का वो हिस्सा जो जनरल रिजर्व में उठा के रखा हुआ है, तो उसको आप एज ए रिटेन अर्निंग्स या री इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में, अपने बिजनेस को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए। तो री इन्वेस्टमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। तो बहुत अच्छा साधन है ये, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपके पास ही होता है, आप तो दोबारा बिजनेस में लगा सकते हैं। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं, हम पढ़ रहे हैं, देखिए कौन कौन से फ़ायदे हैं। नंबर 1, इट इज़ अ मोर डिपेंडेबल दैन एक्सटर्नल सोर्सेज। तो जो दूसरे बाहर के सोर्सेज जिनसे आप पैसा लेंगे उनसे ज़्यादा बढ़िया है ये। नो डिविडेंड इज टू बी पेड, इसमें डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है आपको। नो कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड सच अ प्रोस्पेक्टस एडवर्टीजमेंट, इसमें कोई कॉस्ट नहीं आती है क्योंकि आपका अपना ही पैसा यूज़ कर रहे हैं पुराना। नो शेयरिंग ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, कोई ज़रूरत नहीं है ओनरशिप कंट्रोल शेयर करने की। नो सिक्योरिटी इज नीडेड, सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। इट मेक्स कंपनीज फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, इससे कंपनी आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है फाइनेंशियली। इसके कुछ नुकसान भी हैं। नंबर 1, इट में रिजल्ट इन ओवर कैपिटलाइजेशन, इससे आपकी ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगी, ठीक। सेकंड, इट मे क्रिएट डिससेटिस्फैक्शन अमंग द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स हैं उनको थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन हुआ कि हमसे पैसे लिए बिना ही हमारा जो पैसा बच रहा था वही कंपनी ने लगा दिया। नो डिपेंडेबल इन द ईयर ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट, जिस ईयर में प्रॉफिट नहीं है, ठीक, उस ईयर में आप इसे यूज़ नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो इग्नोर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इग्नोर की जाती है इसमें, तो ये पहला है। नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं ट्रेड क्रेडिट। क्या होता है ट्रेड क्रेडिट, आइए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज़ अ क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये वो क्रेडिट होता है जो एक ट्रेडर दूसरे ट्रेडर को गुड्स को खरीदने के लिए देता है, एक तरह से उधार देता है, जो उसको ट्रेड क्रेडिट बोला जाता है। व्हेन क्रेडिटर्स ग्रांट सच अ फैसिलिटी दे आर इन फैक्ट फाइनेंसिंग परचेज ऑफ ए शॉर्ट पीरियड। तो जब भी कोई बिजनेसमैन ऐसा करता है कि आपको उधार दे रहा है कि बाद में पैसे दे देना है इसके, तो क्रेडिट फैसिलिटी है, ट्रेड क्रेडिट हो गया एक तरह से। तो ये जो है दे आर इन फैक्ट फाइनेंसिंग परचेज करते हैं वो शॉर्ट पीरियड का। वो मेरिट्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट के क्या है। नंबर 1, कन्वीनियंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का कन्वीनियंट सोर्स है, काफ़ी आसानी से आप कर सकते हैं इसको। रियली अवेलेबल है,
वास्तव में अवेलेबल हो जाता है। इंक्रीज सेल्स इससे बढ़ती है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग हायर इन्वेंट्री लेवल, इससे आपका हायर इन्वेंट्री लेवल हो जाता है। नो चार्जेज ऑन द एसेट पे कोई चार्ज नहीं होता, तो इसके फ़ायदे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इसके कुछ नुकसान भी। लिमिटेशन नंबर 1, चांसेस ऑफ ओवर ट्रेडिंग, इससे ओवर ट्रेडिंग के चांसेस होने के चांस रहते हैं, बल्क ट्रेडिंग के, ठीक है। लिमिटेड फंड्स कैन ओनली बी जनरेटेड, इससे सिर्फ लिमिटेड फंड जनरेट किया जा सकता है क्योंकि ज़्यादा उधार माल नहीं बेच सकते। और तीसरा, हायर कॉस्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। नंबर 3 हम पढ़ रहे हैं फैक्टरिंग। क्या होता है फैक्टरिंग, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। अ फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन इज अ फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर विच स्पेशलाइज इन कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेब्ट्स। फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो भी होती है वो एक फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर होती है जो स्पेशलाइज करती है कलेक्शन में और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेब्ट्स में। एक तरह की फाइनेंशियल सर्विस होती है, प्रोवाइडर होती है। अ फैक्टर में बी एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन, एक फैक्टर जो है एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, एक कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है। ये एक तरह से फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो कि पैसा वगैरह डेब्ट वगैरह कलेक्ट करते हैं। डेब्ट कलेक्शन एंड क्रेडिट मैनेजमेंट इज अ डिफ़िकल्ट या टिडिशियस प्रोसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट विल टेक अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि एक कंपनी के लिए अब जो भी उधार माल बेचा उसे पैसा इकट्ठा करना या क्रेडिट मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल प्रोसेस है, ठीक है। लोग ले तो लेते हैं, पैसा नहीं देते, तो वो फैक्टरिंग करके ही इस काम को कर सकते हैं। इन सच ए केस दिस ड्यूटी में बी री एंट्रस्टेड टू द एजेंसी कॉल्ड फैक्टरिंग ऑर्गेनाइजेशन हु आर स्पेशलाइज इन द कलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द। तो एक तरह से किसी फाइनेंशियल कंपनी को ठेका दे देते हैं जो इस तरह का काम करती है, इससे कंपनी की टेंशन खत्म हो जाती है, उनको पेमेंट कर दी जाती है। आगे कह रहा है दे एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विसेज एडवांस अगेंस्ट बुक डेब्ट्स एंड प्रोवाइड फुल प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी बैड डेब्ट्स। तो वो आपको पूरे एश्योरेंस देते हैं कि भाई हम आपका पैसा निकलवा के दे देंगे, ठीक है। और वो आपको एडवांस भी दे देते हैं एक तरह का कि जो भी बुक डेब्ट्स हैं उन पे अगेंस्ट में कि हम आपकी पेमेंट दे देंगे कहीं से भी हो। तो फैक्टर डू नो सर्विस इन रिटर्न फॉर अ फैक्टरिंग कमीशन, सॉरी फैक्टर डू दिस सर्विस इन रिटर्न फॉर द फैक्टरिंग कमीशन, बदले में वो कमीशन लेते हैं अपना और इंटरेस्ट ऑन एडवांस ग्रांटेड, ओके। इसका जो फ़ायदे हैं वो हैं चीपर फंड है, ये दूसरे तरीक़ों से सस्ता पड़ता है। कैश फ्लो इससे जो होती है हमारी क्या होती है, सेटल हो जाती है, ठीक है। इट प्रोवाइड सिक्योरिटी, डेब्ट के लिए सिक्योरिटी मिल जाती है, कोई चार्ज एसेट पे नहीं है इसका, क्लाइंट कंसंट्रेट कर सकते हैं अपनी मेन काम पे। और इसके कुछ नुकसान है, एक्सपेंसिव ऑन इनवॉइसेस ऑफ स्मॉल अमाउंट्स, कुछ जगह बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। इंटरेस्ट चार्ज बाय द फैक्टर ऑन एडवांस में भी हायर, बहुत ज़्यादा कई बार इंटरेस्ट लेते हैं वो इस चीज़ के लिए, अपनी सर्विसेज के लिए। कस्टमर्स में नॉट फील कंफर्टेबल वाइल डीलिंग विद थर्ड पार्टी फैक्टर, कस्टमर नाराज भी हो सकते हैं, भाई थर्ड पार्टी हमसे पैसे क्यों मांग रही है। और नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं लीज फाइनेंसिंग। क्या होती है लीज फाइनेंसिंग, ध्यान से देखिए। नाउ डेज इट हैज़ बीन ट्रीटेड एज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। तो आजकल ये है लीज फाइनेंसिंग का। इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ अंडर विच कंपनी एक्वायर्स द राइट टू यूज ऑफ एसेट विदाउट होल्डिंग इट्स टाइटल। इसमें कंपनी लीज पे ले लेती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो एक कंटेनर या एक ट्रक जो है या एक टाटा 407 जो है उन्होंने उधार पे ले लिया, लीज पे ले, कंपनी खरीद नहीं रही, इसे अपने नाम नहीं रख रही, लेकिन इसका पूरा यूज़ करेगी और बदले में इसके पैसे देगी, इसे लीज फाइनेंसिंग बोला जाता है। और द ओनर ऑफ द एसेट इज कॉल्ड लेजर, जो भी इसका ओनर होता है वो लेजर कहलाता है। एंड द यूजर इज लेसी कहलाता है। द लेसी हैज़ टू पे द लीज रेंट टू द लेसर फॉर द यूज ऑफ एसेट्स। तो ये लेजर है, ये लेजी है, और जो भी एसेट ये यूज़ की जाएगी ट्रक वगैरह, ठीक है, तो एसेट ट्रक वगैरह जो भी यूज़ करा जाएगा उसके जो पैसे हैं वो लेजर जो है लेजी को दे देगा। एट द एंड ऑफ दिस एग्रीमेंट, नाम अपने नहीं कराएगा लेकिन उसको यूज़ करके उसके बदले उसके पैसे दे देगा, रेंट दे देगा। एट द एंड ऑफ द लीज एग्रीमेंट द एसेट रिवर्ट्स टू दी लेसर, और जब काम हो जाएगा तो एंड में वो एसेट रिवर्ट कर दी जाएगी, हु इज़ द लीगल ओनर ऑफ द एसेट। तो उसको लीज फाइनेंसिंग बोला जाता है। इसके फायदे क्या हैं, इट एनेबल्स द लेसी टू एक्वायर द एसेट्स वेरी लिटिल इन्वेस्टमेंट, बहुत कम इन्वेस्टमेंट उसके मतलब एक तरह से एक्वायर कर सकता है वो। लिमिटेड फॉर्मेलिटीज़ होती है इसमें। लीज रेंट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है। इसे फाइनेंस विदाउट शेयरिंग द ओनरशिप हो जाता है। द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस ऑन द शोल्डर्स ऑफ द ओनर ऑन द एसेट, जो रिस्क है ऑब्सोलेंस का इसका वो किसके कंधे पर आता है, मालिक पे, वो तो यूज़ करने वाला तो यूज़ कर लेता है इसको। आगे इसके कुछ नुकसान है, रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज़ ऑफ एसेट, जिस मालिक के कोई रेस्ट्रिक्शन लगा देता है। नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन में भी अफेक्टेड हो जाते हैं इससे। नॉन एलिमेंट ऑफ एग्रीमेंट, इफ़ द लीज एग्रीमेंट इज टर्मिनेटेड बिफोर द मैच्योरिटी इट रिजल्ट्स इन हैवी लॉस, अगर आपका एग्रीमेंट ही पहले खत्म हो जाता है तो काफ़ी लॉस भी हो जाता है इससे। लेसी मे नॉट टेक मच केयर ऑन द एसेट एज द नेवर बिकम्स ऑनर, क्योंकि जो भी इसे यूज़ करता है लेसी वो बहुत अच्छा ध्यान नहीं रखता क्योंकि उसकी अपनी एसेट नहीं होती।
अब हम पढ़ रहे हैं पब्लिक डिपॉजिट, नंबर 5 है ये। पब्लिक डिपॉजिट के बारे में पढ़ते हैं। देखिए पब्लिक डिपॉजिट मतलब पब्लिक का जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं। देखो इट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड एज ए मीडियम टर्म फाइनेंस, इसे मीडियम टर्म फाइनेंस बोला जाता है। बाय विच द कंपनी में ट्राई टू इनवाइट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से ही डिपॉजिट लेने के लिए इनवाइट करती है कंपनीज होती हैं एट ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देन द कमर्शियल बैंक, लेकिन वो ज़्यादा इंटरेस्ट देती है कंपनी उसको कमर्शियल बैंक से भी ज़्यादा। दे आर इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 3 years, 3 साल, मीडियम टर्म इसलिए बोला गया 3 साल तक मीडियम टर्म माना जाता है। तो उसके लिए दी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट में कंपनीज इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, तो इसमें जो एक्सेप्टेंस होती है वो आरबीआई रेगुलेट करते हैं, वही होती है। इसमें कंपनी पब्लिक से पैसे मांगती है और ज़्यादा इंटरेस्ट देती है और 3 साल के लिए लगभग मांगा जाता है। इसके कुछ फ़ायदे हैं, लेस फॉर्मेलिटी है, इसमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती, शेयरिंग ऑफ कंट्रोल, नो शेयरिंग ऑफ कंट्रोल और नो चार्ज ऑन एसेट्स। इसके कुछ नुकसान भी हैं, क्या है, नॉट ईजी फॉर अ न्यू कंपनी, न्यू कंपनी के लिए आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि नई कंपनी को ऐसे लोन दे नहीं देता, पब्लिक डिपॉजिट नहीं देता। अनरिलायबल सोर्सेज है, पुअर रिस्पॉन्स है इसका इन्वेस्टर की तरफ से, लिमिटेड फंड्स होते हैं इसमें, ज़्यादा पैसे इकट्ठा नहीं कर सकते आप। अब हम पढ़ रहे हैं कमर्शियल पेपर, नंबर 6 मान लीजिए, इसको 6 कह लीजिए। कमर्शियल पेपर जस्ट लाइक आपने पढ़ा भी होगा 11th क्लास में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमोजरी नोट, जस्ट लाइक दैट, पढ़ते हैं उसके बारे में। देखिए कमर्शियल पेपर क्या होता है, इट इज एन अनसिक्योर्ड प्रोमोजरी नोट इशूड टू द पब्लिक विद अ फिक्स मैच्योरिटी पीरियड रेजिंग फ्रॉम 90 days to 1 year, 3 महीने से शुरू होकर 1 साल तक का होता है ये इसका स्पेसिमेन दे रखा है, बहुत ध्यान से देखें तो आप प्रोमोजरी नोट का, ठीक है, एक लैंग्वेज होती है सर्टिफाइड स्पेसिफाइड सॉरी। इशूइंग कमर्शियल पेपर इन इंडिया एज ए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट टुक प्लेस 1989 to 1990, तो ये कमर्शियल पेपर होता है। ओके, सिंस द कमर्शियल पेपर इज अनसिक्योर्ड है, इट इज इशूड बाय द हाईली रेप्यूटेड कॉर्पोरेट एंट्रीज, सब नहीं कर सकती, जो अच्छी कंपनी की रेपो अच्छी है वही करती है। कमर्शियल बैंक, कंपनी, म्यूचुअल फंड कॉन्ट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंस्ट्रूमेंट के थ्रू दी जाती हैं। इट इज़ ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को रेगुलेट करता है। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं, नो रेस्ट्रिक्टिव कंट्रोल इस पर कोई नहीं है, हाई लिक्विडिटी होती हैं ये, इकोनॉमिकल हैं, कॉन्टीन्यूस सोर्स है, इन्वेस्टमेंट ऑफ एक्सेस फंड, ठीक है। इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, सिर्फ साउंड फर्म्स ही ऐसा कर सकती है जिनकी अच्छी रेपो है, और लिमिटेड फंड्स कैन बी रेज, थोड़ा ही पैसा ले सकते हैं आप। इम्पर्सनल फाइनेंसिंग होती है इसमें, कोई बंदा दिखता नहीं है कोई भी। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है, थोड़ा सा टेक्निकल है, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अकाउंट्स में भी बच्चों मैंने आपके लिए लगभग ट्रायल बैलेंस तक सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, जर्नल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, परचेज बुक, सेल्स बुक, सोर्स डॉक्यूमेंट, तो आप सब देखिए, अच्छे से आपको आएगा। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी मैंने 12th क्लास में ऑलमोस्ट बिजनेस स्टडी सारी कंप्लीट है, पूरा सिलेबस, और हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी, और अकाउंट्स में भी काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं। तो आप देखिए और मेरे चैनल से जुड़े रहे, अच्छे से कॉमर्स पढ़ते हैं। और अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।